नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है अजय वर्मा नाम के एक ट्रक ड्राइवर की, जिसने एक रात हाईवे पर वो देखा जो शायद इंसान नहीं था। धुंध, सन्नाटा और एक साया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये उसकी अपनी कही हुई सच्ची घटना है। चलिए अब ये कहानी अजय वर्मा के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूं और पिछले करीब 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। दोस्तों, आपने शायद कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वो मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ है। उस रात का खौफ आज भी मुझे नींद नहीं लेने देता। ये घटना अगस्त 2020 की है। मुझे नागपुर से भोपाल एक ट्रक में लोहे की सरिया भर कर ले जानी थी। रात का सफर था और मैं हमेशा की तरह अकेला ही ट्रक चला रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान पर हल्की चांदनी फैली हुई थी और हाईवे सुनसान पड़ा था। वक्त रहा होगा करीब रात के 2 बजे। मैं NH44 पर कहीं शिवपुरी और ग्वालियर के बीच से गुजर रहा था। मेरे ट्रक के केबिन में धीमी आवाज में पुराने हिंदी गाने बज रहे थे और बगल में रखा एक थर्मस अभी भी गर्म चाय से भरा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी। सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, बाल खुले थे और चेहरा झुका हुआ था। उसके आसपास कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई और इंसान। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगी, मदद का इंतजार कर रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा दिखाई दिया और उसमें आंखें ही नहीं थी। मैं घबराकर जोर से ब्रेक मार बैठा। ट्रक फिसलता हुआ कुछ मीटर दूर आकर रुक गया। धड़कते दिल से मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। खाली सड़क, सन्नाटा। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने सच में किसी को देखा था या फिर यह सिर्फ मेरा वहम था? मैंने किसी तरह ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन लगभग 5 मिनट बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वही औरत ठीक उसी पोजीशन में सड़क किनारे खड़ी थी जैसे समय पीछे पलट गया हो। अब मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। इस बार मैंने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि एक्सीलरेटर पर पूरा दबाव डाल दिया और तेजी से निकल गया। तभी मुझे ट्रक के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेज कदमों से मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो। मैंने घबरा कर रियर व्यू मिरर में देखा, पर पीछे कुछ भी नहीं था। और तभी अचानक वो औरत मेरे ट्रक के बोनट पर बैठी दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरफ था। उसकी आंखें गहरी काली थीं, मानो किसी अंधेरी खाई में झांक रहे हों। मैं घबरा कर चीख पड़ा, हट जा मेरे सामने से। और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। जब होश आया तो मैं ट्रक से बाहर सड़क किनारे पड़ा था। पास ही ढाबे के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने बताया कि भाई, तू रात को जोर जोर से चिल्लाया और तेरी गाड़ी अपने आप सड़क के किनारे आकर रुक गई। हम लोग भाग कर आए और तुझे बाहर निकाला। तेरा ट्रक तो सही सलामत है, लेकिन तेरा चेहरा ऐसा था जैसे तूने मौत को सामने से देख लिया हो। ढाबे वाले ने मुझे यही कहा। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन भीतर से मुझे यकीन था उस रात मैंने कुछ ऐसा देखा था जो इंसान नहीं था। आज भी जब मैं NH44 से गुजरता हूं, उस मोड़ से धीरे निकलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो साया अब भी वहीं कहीं है। अगर आप भी कभी रात को अकेले हाईवे पर ट्रक चला रहे हो और कोई औरत सफेद कपड़ों में आपको इशारा करे, तो रुकिए मत, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो इंसान ही हो। उस रात के बाद मैंने कई रातें जाग कर काटी। कभी लगा मैं पागल हो रहा हूं, कभी खुद को समझाया
शायद वो थकान थी या नींद का असर, लेकिन NH-44 का वो मोड़ सागरपुर के पास, जहां मैंने उसे पहली बार देखा था, आज तक मेरे दिमाग में ताजा है। करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन उस रात की तस्वीर अब भी मेरे दिल में जिंदा थी। इस बार मुझे फिर से उसी रूट पर जाना था, नागपुर से उदयपुर का रास्ता, और ये वही हाईवे था। मन के अंदर हिचकिचाहट थी, लेकिन काम का दबाव था, और मैं अजय वर्मा डर से पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। रात का समय था, लगभग 12:30, और मैं शिवपुरी मोड़ क्रॉस कर चुका था। जैसा हर बार होता था, इस बार भी चाय का थर्मस साथ था। म्यूजिक धीमा था और दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उसी जगह के पास पहुंचा जहां पिछली बार ब्रेक मारा था, गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो गई। कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था। क्या क्लच में दिक्कत है? ट्रक को सड़क किनारे लगाया, टॉर्च निकाली और नीचे झांका। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं केबिन में वापस चढ़ा, किसी ने केबिन के शीशे पर जोर से थपथपाया। धप धप धप्पा। दिल एकदम धक से रह गया। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, और फिर सामने शीशे की तरफ देखने की हिम्मत जुटाई, और वहीं खड़ी थी वो, वही औरत, सफेद साड़ी में, खुले बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा सीधा मेरे पास था। शीशे से सटी हुई उसकी शक्ल अब और भी साफ दिखाई दे रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने घबरा कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन इंजन एकदम डेड था। बैटरी ऑन थी, सब कुछ ठीक था, फिर भी ट्रक चालू नहीं हो रहा था। तभी पीछे से भारी भारी कदमों की आवाज आई। थप थप थप। वो आवाज ट्रक के चारों ओर घूम रही थी, जैसे कोई मेरे ट्रक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। मैं सांस रोककर केबिन में बैठा रहा। अचानक केबिन के भीतर से ही एक अजीब सी सीटी की आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत पास आकर कान में फूंक मारी हो। अजय। मैं झटके से मुड़ा। केबिन में कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज, उसने मेरा नाम लिया था। मैंने इस हादसे के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया था, तो फिर उसे मेरा नाम कैसे पता था? अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था, ये कोई इंसानी चीज नहीं थी, और ये सिलसिला वहीं खत्म होने वाला नहीं था। मैं जैसे तैसे ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा। शायद 5वीं बार में इंजन ने दहाड़ मारकर स्टार्ट लिया। मैंने 1 सेकंड भी नहीं गवाया, गियर में डालकर तेजी से वहां से भाग निकला। लेकिन तभी पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। मेरे अलावा ट्रक में कोई नहीं था। मैंने हिम्मत करके पीछे झांका। सीट खाली थी, लेकिन उस पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठकर गया हो। अब ये एक बार की घटना नहीं रही थी, अब ये मेरा पीछा कर रही थी, और शायद मेरे साथ ही ट्रक में सवार हो चुकी थी। उस रात के बाद मुझे नींद नहीं आई। ट्रक की पिछली सीट पर बने वे गीले पैरों के निशान आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा हैं। मैं ट्रक चलाता रहा, लेकिन उस एहसास से पीछा नहीं छूट रहा था कि कोई अब भी मेरे साथ है। मैंने आखिरकार उदयपुर पहुंच गया, माल उतरवाया और पास ही के एक ढाबे पर जाकर ट्रक साइड में लगाकर बैठ गया। गाड़ी बंद की, खुद को तसल्ली देने की कोशिश की और सोचा शायद थोड़ी नींद पूरी कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं आंख बंद करता, वही सफेद कपड़ों वाली औरत मेरे सामने आ खड़ी होती। कभी शीशे पर झुकी हुई, कभी पिछली सीट पर बैठी हुई, कभी ट्रक के बाहर चलते हुए। अब वो मेरे दिमाग में घर कर चुकी थी। उस रात मैंने ढाबे पर नहीं रुकने का फैसला किया। मैं ट्रक के अंदर ही बैठा रहा। दरवाजे लॉक कर लिए, सारी लाइट्स बंद कर दी, और धीरे धीरे नींद आने लगी। पर नींद में भी चैन कहाँ। मेरे सपने में ट्रक कैबिन का दरवाजा खुल रहा था, कोई अंदर आ रहा था। सफेद कपड़ों की सरसराहट, औरत की भारी सांसें, और फिर एक ठंडी गीली सी उंगली का स्पर्श मेरी गर्दन पर। मैं झटके से उठ गया, पसीने से तरबतर, सांसें तेज।
लेकिन ट्रक का दरवाजा अब भी बंद था। फिर मैंने विंडशील्ड की ओर देखा। अंदर की तरफ किसी ने उंगली से लिखा था, फिर मिलेंगे। अब मुझे यकीन हो चुका था, यह कोई आम भूत प्रेत नहीं था, यह कुछ और था। कोई साया जो मेरी हर सांस, हर सफर के साथ चिपक चुका था। 3 दिन बाद मुझे वापसी का ऑर्डर मिला, अजमेर से वापस दिल्ली। मैंने मालिक से साफ कह दिया, मैं रात में नहीं चलूंगा। लेकिन माल देर से आया और जब तक लोडिंग पूरी हुई रात के 9 बज चुके थे। डर मन के किसी कोने में धड़क रहा था, लेकिन पेट की मजबूरी डर को दबा देती है। कमर कसकर ट्रक स्टार्ट किया और चल पड़ा उसी रास्ते पर। रात के 11:10 पर ट्रक एक बार फिर उसी मोड़ से गुजरा जहां वो पहली बार दिखी थी। लेकिन इस बार सब शांत था, हवा भी ठहरी हुई थी, न कोई परछाई न कोई हलचल। तभी जीपीएस ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। स्क्रीन पर ट्रक की लोकेशन गोल गोल घूम रही थी, जैसे मैं किसी अदृश्य चक्कर में फंस गया हूं। मैंने झुंझलाकर जीपीएस बंद किया और सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा पेड़ खड़ा था, वही पेड़ जो वहां पहले कभी नहीं था। मैंने अचानक ब्रेक मारा, ट्रक की हेडलाइट्स उस पेड़ पर पड़ी। तना सूखा, लेकिन उसकी टहनियों में सफेद कपड़े की पतली सी पट्टियां हवा में लहरा रही थी, जैसे किसी ने वहां चुन्नी या कफन बांध रखे हो। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला और नीचे उतर कर देखा, कोई पेड़ नहीं था, सड़क बिल्कुल खाली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी से केबिन में वापस घुसा। तभी पिछली खिड़की से झांकती 2 काली आंखें दिखीं। आंखें इतनी गहरी और ठंडी कि उनमें देखते ही मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैंने चीख मार दी, कौन है? लेकिन जवाब में वही खामोश अंधेरा। फिर केबिन के अंदर ही मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, यही तो जानना है। मैंने एक बात नोटिस की, मेरे ट्रक के अंदर कुछ बदलने लगा था। कभी स्टीयरिंग अपने आप हिलता, कभी मिरर में कोई औरत खड़ी दिखती, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता कोई नहीं होता। सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैं ट्रक से उतरकर मुंह धोने जाता तो पीछे 2 जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मेरे पीछे चुपचाप चल रहा हो। एक दिन जब मैं जयपुर से दिल्ली के बीच लोड लेकर लौट रहा था तो कुछ नया और डरावना हुआ। मैंने सोचा इस बार सब रिकॉर्ड करूंगा। ट्रक के अंदर एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया। पूरा सफर रिकॉर्ड होगा ताकि मैं साबित कर सकूं कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरे दिमाग का खेल नहीं है। रात के 2 बजे का वक्त था। मैं हाईवे के एक वीरान हिस्से से गुजर रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई ढाबा। तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, एकदम काला अंधेरा। मैंने जोर से ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। जैसे ही हेडलाइट्स फिर से चालू हुई, सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, लगभग 7-8 साल का। मिट्टी से सना हुआ चेहरा और उसके पीछे एक अजीब परछाई। और वही औरत। इस बार मैंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैंने केवल ट्रक के शीशे से देखा, वो औरत बच्चे के कान में कुछ फुसफुसा रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी नजरें मेरी तरफ घूमी। मैंने ट्रक चालू किया और वहां से भाग निकला। दिल्ली पहुंचते ही ट्रक खड़ा किया और अगले दिन रिकॉर्डर चलाया। जो आवाज उसमें कैद थी उसने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। बलबीर, इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? अब तो सफर शुरू हुआ है। ये एक औरत की फुसफुसाती आवाज थी। फिर एक बच्चे की हंसी गूंजी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी।
जैसे किसी टूटी हुई घड़ी की टिक टिक। हॉरर। फिर वही आवाज, तू फिर इसी रास्ते आएगा। और अचानक रिकॉर्डिंग ब्लैंक हो गई। बाकी हिस्सा ऐसे मिट गया जैसे किसी ने जानबूझकर हटा दिया हो। अब मुझे समझ आने लगा, ये कोई एक हादसा नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये साया मुझसे कुछ चाहता था, लेकिन क्या, ये आज तक मैं नहीं समझ पाया। हर बार जब मैं ट्रक चलाता हूं तो मुझे लगता है कोई मेरी हर हरकत देख रहा है। कभी मिरर में, कभी पीछे की खिड़की में, कभी किसी सुनसान जगह पर खड़ी एक परछाई में। मुझे नींद में कोई बुलाता है, वापस आ बलबीर। अब मैं रास्तों से नहीं डरता, मैं अपने ट्रक से डरने लगा हूं। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने 2 दिन ट्रक नहीं चलाया। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था, लेकिन सबसे अजीब बात, ट्रक अब भी हर रात अपने आप चालू हो जाता था। मैंने चाबी निकालकर जेब में रखी होती, फिर भी इंजन अपने आप गड़गड़ाने लगता। ट्रक लॉक रहता, फिर भी पड़ोसी कहते, तुम्हारा ट्रक रात को अपने आप स्टार्ट होता है। मैं खुद भी कई बार थोड़ा दूर तक चला देख चुका था। मैं हंसता नहीं था, अब डरता भी नहीं, बस अंदर ही अंदर कुछ जमने लगा था। एक रात मैंने ट्रक की सर्विस कराने का सोचा। मैकेनिक ने जैसे ही केबिन के पीछे की सीट खोली, रुक गया और कहा, अच्छा भाई, ये अंदर क्या है? मैं झुककर देखा, सीट के नीचे पुराना सड़ा हुआ लाल रिबन पड़ा था, साथ में एक छोटी बच्ची की टूटी हुई चप्पल। दिल में झटका सा लगा। वही बच्चा, वही चेहरा, वही परछाई जो हाईवे पर दिखा था। उस रात मैं घर नहीं गया, ट्रक में ही बैठा रहा। दरवाजा लॉक, लाइट्स बंद, लेकिन नींद नहीं आई। रात के ठीक 2:08 पर ट्रक के डैशबोर्ड की रेडियो अपने आप चालू हो गई। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ खाली सिग्नल। और फिर अचानक, क्यों मुझे छोड़कर चला गया अजय, तेरे ट्रक में हम सब रहते हैं। वो आवाज औरत की थी, लेकिन इंसानी नहीं। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन जाम हो चुका था। अचानक रेडियो से चीख निकली, एक भयानक गूंजती हुई चीख। ट्रक के शीशे फटने लगे, अंदर की लाइट्स झपकने लगी, और तभी धुंध में डैशबोर्ड पर लिखा उभरा, तू भी यहीं रुकेगा, हमेशा के लिए। मैं झट से ट्रक से बाहर कूदा और भागा, लेकिन जैसे ही मैं दूर गया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। ट्रक अपने आप बिना ड्राइवर के धीरे धीरे चलने लगा। मैंने फोन निकाला, वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन, और पीछे से आती वही आवाज, अब ये तेरा ट्रक नहीं। अब मुझे समझ आ गया था, ये ट्रक अब सिर्फ गाड़ी नहीं रही, ये एक जिंदा चीज बन चुकी थी, या शायद कोई मृतक इसे चला रहा था। अगली सुबह मैं वापस आया, ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसकी बॉडी पर खरोंचों से बने निशान उभर चुके थे, जैसे किसी ने किसी तेज औजार से उस पर कुछ लिखा हो। जब मैंने ध्यान से देखा तो उन खरोंचों में उभरा हुआ नाम था, रूबीना। मैं सन्न रह गया। ना तो मुझे ये नाम याद था, ना ही कोई जानता था। पर उसी दिन ट्रक के केबिन में सीट के नीचे रखा सामान देखा, एक पुराना स्कूल बैग जिस पर लिखा था, रूबीना, क्लास 3rd। अब ट्रक में किसी औरत या बच्चे की आवाज या परछाई दिखने की बात नहीं रही, लेकिन सच में अब कुछ जुड़ चुका था, मुझसे, इस ट्रक से और इस रास्ते से। उस स्कूल बैग में कुछ और चीजें भी मिली, एक पुराना टिफिन बॉक्स, एक पानी की बोतल और एक नोटबुक। नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, रूबीना खान, उम्र 8, पिता का नाम इकबाल खान, पता महमूदपुर, हरियाणा। मेरे हाथ कांप गए, क्योंकि महमूदपुर वही जगह थी जहां से मैं करीब 2 महीने पहले गुजरा था, और उसी रात मुझे वो पहली बार वो साया दिखा था। अब मुझे समझ आने लगा, ये बच्ची, ये नाम, शायद इसी रास्ते पर कुछ ऐसा झेल चुकी थी जिसका साया अब इस ट्रक से जुड़ गया है। मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था, ये सिर्फ मेरा सामना है, मेरा डर, मेरी जिम्मेदारी। कुछ दिनों तक मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर एक रात मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कोई नहीं बोला, सिर्फ सांसों की आवाज और फिर धीरे से एक बच्ची की आवाज, ट्रक में बैठो अजय अंकल, हम स्कूल नहीं पहुंच पाए थे,
मैं सन्न रह गया। मोबाइल हाथ से गिर पड़ा। अगली सुबह जब बाहर निकला तो देखा ट्रक का पिछला दरवाजा खुला था और अंदर वही स्कूल बैग फिर से अपनी जगह पर रखा था, जैसे किसी ने उसे सहेज कर रखा हो। अब डर की जगह एक अजीब सा खिंचाव हो चला था, जैसे कोई मुझे बार बार उसी रास्ते पर खींच रहा हो। आखिरकार मैंने फैसला किया, मैं दोबारा उसी हाईवे पर जाऊंगा। रात का वक्त चुना, वही ट्रक, अकेला मैं और वही पुराना रास्ता। जैसे ही ट्रक ने उस मोड़ को पार किया, ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। ब्रेक मैंने नहीं दबाया था। ट्रक की हेडलाइट्स उस सुनसान कच्ची सड़क पर लंबी छाया बना रही थीं। धीरे धीरे सामने झाड़ियां घनी होती जा रही थीं। एक पुराना जंग खाया हुआ साइन बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर आधे उखड़े अक्षरों में लिखा था, महमूदपुर स्कूल 2 किलोमीटर। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। रुबीना अब भी पीछे बैठी थी, लेकिन उसके पैरों से पानी टपक रहा था, जैसे वो कहीं कीचड़ से आई हो। उसने फिर कहा, अंकल जल्दी करो, स्कूल देर हो रही है। ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, पर मैं महसूस कर रहा था कि वो किसी और के इशारे पर चल रहा है। आगे एक टूटी फूटी इमारत का ढांचा दिखा। दीवारों पर झाड़ियां उगी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, ट्रक अपने आप रुक गया। रुबीना उतर गई। मैंने डरते डरते कदम बाहर रखा। हवा एकदम ठंडी थी, चारों ओर सन्नाटा। दीवार पर किसी ने पुराने खून से लिखा था, हम लौट नहीं पाए। मैंने रोंगटे खड़े होते हुए देखा, जमीन पर पड़े पुराने टिफिन, किताबें, जूते, जैसे किसी हादसे के बाद कोई उन्हें छोड़ गया हो। रुबीना मुड़ी। उसकी आंखों में अब खालीपन नहीं था। उसने धीमे से कहा, अब हम घर जा सकते हैं अंकल। और अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा। ट्रक अपने आप मोड़ ले रहा था, जैसे किसी अदृश्य जीपीएस ने उसे नियंत्रित कर रखा हो। करीब 45 मिनट बाद ट्रक एक सुनसान मैदान के पास रुक गया। मैंने इंजन बंद किया। रुबीना ने खिड़की की ओर इशारा किया। वहां दूर एक टूटा फूटा स्कूल दिखाई दे रहा था। नाम बोर्ड से मिट चुका था, बस एक फेडेड सा अक्षर रू बचा था। मैं उतरा। रुबीना ट्रक में ही बैठी रही। स्कूल की दीवारों को छूते ही मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। दीवारें ठंडी नहीं थीं, लेकिन उनमें मौत का वजन था। स्कूल के दरवाजे पर एक लोहे की बेल थी, जंग लगी। मैंने उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ लगाया, घंटी खुद ब खुद बाज उठी। टन टन टन। रुबीना धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरी। उसने मेरा हाथ थामा। उसके हाथ में कोई गर्मी नहीं थी, पर वो जिंदा लग रही थी। हम दोनों स्कूल के अंदर गए। दीवारों पर अब भी कुछ बच्चों की तस्वीरें लगी थीं। कुछ धुंधले थे, पर एक चेहरा बिल्कुल साफ था, रुबीना। उसके नीचे लिखा था, 6 छात्र गायब, 19 नवंबर 2018। और उनके नामों में एक चीज कॉमन थी, वो सभी इकबाल खान के स्कूल से थे। मैं हैरान होकर रुबीना की ओर देखा। वो अब मेरी आंखों में देख रही थी, सीधा, गहराई तक। फिर बोली, हम यहीं थे बलबीर अंकल, और हम आज भी यहीं हैं। मैंने धीरे से दोहराया, और उसी पल जैसे पूरी इमारत ने सांस ली हो, एक झटका सा महसूस हुआ। स्कूल की लाइटें टिमटिमाने लगीं, टिक टिक टिक, और फिर वहां मुझे दिखाई दिए 5 और बच्चे, सबके सब जैसे वहीं थे, रुके हुए, इंतजार में। मैंने एक कदम पीछे हटाया। रुबीना अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज अब सीधे मेरे जहन में गूंज रही थी। हमें घर नहीं पहुंचना था अंकल, हमें सिर्फ दोबारा याद किया जाना था, उसने ये कहा। और पूरे स्कूल के दरवाजे, दीवारें, तस्वीरें सब एक साथ फुसफुसाने लगे, जैसे सैकड़ों अधूरी आवाजें एक साथ बोल उठीं।
उसकी ये बात जैसे किसी अनकहे अपराध का पर्दाफाश कर रही थी। शायद इन बच्चों की बस इसी जगह गायब हुई थी, शायद उन्हें कभी ढूंढा ही नहीं गया, और शायद मेरा ट्रक अब उनका वाहन बन चुका था। एक ऐसा ट्रक जो हर रात किसी न किसी को कहीं तक पहुंचाने के लिए बुलाता है। मैं पीछे मुड़ा। ट्रक अब वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर की सीटें अब खाली नहीं थीं। हर सीट पर एक बच्चा बैठा था। मुझे नहीं पता था यह स्कूल असली था या मैं किसी और अज्ञात जगह पर था, लेकिन जब मैंने दोबारा ट्रक की ओर देखा, मेरी सीट पर खुद मेरी शक्ल बैठी थी। हाँ, मेरी ही टोपी, मेरा ही चेहरा, पर वो मेरी तरह नहीं देख रहा था। वो लगातार मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। मेरे कदम जैसे अपने आप पीछे हटने लगे। रुबीना, मैंने उसकी ओर देखा। वो अब भी खामोश थी। मैंने लंबा सांस लिया और ट्रक की ओर कदम बढ़ाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बलबीर सिंह हूं, ट्रक ड्राइवर जो डर से पीछे नहीं हटता। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलना चाहा, ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। इंजन की गड़गड़ाहट, हेडलाइट्स की तेज चमक, और मैं चिल्लाया, रुको, ये ट्रक मेरा है। लेकिन ट्रक मेरी सुन नहीं रहा था। वो अपनी रहस्यमय रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ट्रक सीधे उसी रास्ते पर चला गया जिसे मैं खुद पहचान नहीं पा रहा था। मैं दौड़ा, जितना तेज दौड़ सकता था, लेकिन कुछ ही पलों में ट्रक अंधेरे में गुम हो गया और मैं वहीं उस वीरान स्कूल के सामने खड़ा रह गया, अकेला। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब, जीपीएस ऑन किया, लोकेशन दिखा रहा था, पर कोई राह नहीं थी। तभी पीछे से एक जोर की खड़खड़ाहट हुई। मैं पलटा। दीवार पर टंगा एक पुराना फोटो। स्कूल के बच्चे खड़े थे और बीच में एक आदमी, शर्ट, टोपी, मूछें। मैं। नीचे लिखा था, मिस्टर बलबीर सिंह, स्कूल बस ड्राइवर, मिसिंग सिंस 2016। मेरे हाथ कांपने लगे। मिसिंग? मैंने फोटो फिर से देखा। शायद कोई मजाक, लेकिन उस तस्वीर में मेरे पीछे वही ट्रक खड़ा था जो अभी अभी चला गया था। एक पल के लिए लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी किसी ने धीरे से कहा, चलो, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रुबीना स्कूल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पीछे वही सारे बच्चे, लेकिन उनके चेहरे अब मासूम नहीं थे। खालीपन, जैसे रूहें हों पर जिंदा नहीं। मैंने जेब में हाथ डाला। मेरी ट्रक की चाबी नहीं थी, बस एक पुरानी फोटो मिली जिसमें मैं और रुबीना खड़े थे। लेकिन रुबीना की शक्ल वो वैसी नहीं थी जैसी मैंने ट्रक में देखी थी। वो ज्यादा डरावनी थी। अधातरी रात गहराती जा रही थी और अब मुझे यकीन हो चला था मैं यहां से जा नहीं सकता। मैं दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया, आंखें बंद की, और जब खोली मैं एक बार फिर ट्रक में था, लेकिन अब मैं स्टीयरिंग पर बैठा था। मेरे पीछे सीटों पर वही बच्चे थे और एक नया आदमी ट्रक में चढ़ रहा था। सीतापुर जाना है, मैंने उस आदमी को बैठने का इशारा किया, लेकिन अंदर से सब कुछ मुझे अलग सा लगने लगा। पीछे झांका तो सीटों पर बच्चे चुपचाप बैठे थे, एक तक आगे घूरते हुए। रुबीना खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। रात का समय था, हाईवे सुनसान, लेकिन रास्ता असली नहीं लग रहा था। सड़क के साइन बोर्ड, नाम पढ़ा नहीं जा रहा था, बस धुंधली आकृतियां, जैसे शब्द मिटा दिए गए हों। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ा, अंदर एक अजीब सी सड़ांत फैलने लगी, जले हुए रबर और पुराने लोहे की महक। तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, हमें घर जाना है, आप हमें छोड़ देंगे ना? मैंने शीशे में देखा। आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक काली परछाई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक अचानक झटका खा गया। इंजन बंद, ट्रक वहीं रुक गया। सामने देखा एक छोटा पुल। मैं नीचे उतरा, इंजन देखने के बहाने। जैसे ही बोनट उठाया, एक तेज चीख सुनाई दी पीछे से। मैं दौड़कर ट्रक के पीछे गया। दरवाजा खुला था, लेकिन अब ट्रक पूरी तरह खाली था। न बच्चे, न रुबीना, न वो आदमी, कुछ भी नहीं। मैं चिल्लाया, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। लेकिन तभी ट्रक के पीछे लगी नंबर प्लेट पर नजर पड़ी, UP 33-2996। ये वही साल था जो मैंने पहली बार ट्रक चलाना शुरू किया था, और उसी साल मेरी पहली एक्सीडेंट वाली रात।
जब एक स्कूल बस से टकरा गया था जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। मैं खुद से कहा, नहीं, ये सब मैं भूल चुका था। पर तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुमने हमें छोड़ा नहीं, तुम हमें मार के चले गए थे। मैं मुड़ा, बच्चे वहीं खड़े थे और उनके चेहरे अब पिघल चुके थे, आंखें खाली जैसे साया बन चुके हों। मैं भागा, ट्रक में चढ़ा, इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया। मैंने रफ्तार बढ़ाई 100, 120, 140 किलोमीटर, लेकिन रोड खत्म नहीं हो रही थी। हर बार वही पुल, वही झटका और वही बच्चे, वही साया हर बार मेरे सामने खड़े होते, जैसे मैं किसी फंसे हुए लूप में था। और वो रात आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, कम से कम मेरे लिए नहीं। एक वक्त आया, मैंने ट्रक रोक दिया, हार मान ली, उतरकर बच्चों की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अगर मेरी गलती थी तो मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो आदमी जो पहले सीतापुर जाना चाहता था सामने आया। उसका चेहरा पूरी तरह स्याह हो चुका था। तू अब बच नहीं सकता बलबीर, तूने हमारे वजूद को कुचला था, अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने आंखें बंद कर ली, चारों ओर अंधेरा छा गया। और जब मैं फिर से होश में आया, मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। पास में एक पुलिस वाला खड़ा था। तुम्हारा ट्रक खाई में गिरा मिला है बलबीर, बमुश्किल जान बची है, कोई और नहीं था ट्रक में। मैं चुप रहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।